हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम डिटेल वन शॉट करेंगे सोल्यूशन चैप्टर का और मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और साथ में हम ढेर सारे इसमें पीवाईक्यू भी करेंगे। जो लेटेस्ट 2025 बोर्ड के पीवाईक्यू है इस वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। वन शॉट शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, वो एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन में उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपने लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस यूज करके अपना क्वेश्चन बैंक निकाला है, जिसमें मैंने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ना एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, 15 ईयर्स के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हर एक चीज कवर किया। तो इसमें आप इजिली क्या कर सकते हो, थ्योरी के साथ हर एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ये बुक आप खरीद सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन है ना, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब इसमें ना क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का भी बना हो सकता है। जैसे अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसमें दो कंपोनेंट है। शुगर के साथ आपने सपोज NaCl, आपने कॉमन सॉल्ट भी डिसॉल्व किया तो इसमें तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो जैसे शुगर वाला पानी आप पियोगे तो उसकी जो टेस्ट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म रहती है सॉल्यूशन की। इस चैप्टर में हम ना वो सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसके क्या होते हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट होता है। जैसे ये सॉल्यूशन है शुगर इन वाटर, इसके दो कंपोनेंट सिर्फ प्रेजेंट है तो ये बनाता है बाइनरी सॉल्यूशन। और जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है जो कंपोनेंट, यहाँ पे जो वाटर है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो सॉल्वेंट बनाता है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब जो सॉल्वेंट है यही डिसाइड करता है कि क्या फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट ना लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो बाकी कंपोनेंट प्रेजेंट है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो अदर देन सॉल्वेंट जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मली हमें लगता है जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। बट एक्चुअल में ना जो सॉल्यूशन है वो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, गैस इन गैस। तो जैसे एयर होता है ना, ये एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जिसमें ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है, मिक्स होता है, कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है। लिक्विड इन गैस, जो लिक्विड है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, गैस जो है वो ज्यादा है। जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, तो जो क्लोरोफॉर्म है ये लिक्विड होता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन। अगर आप इसमें देखोगे ना तो जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है। तो स्टेट क्या होगा इसका स्टेट गैस होगा। तो दैट्स व्हाई इसे हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक आता है। जैसे CO2 जो डिसॉल्व होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर आ सकता है इसमें। लिक्विड इन लिक्विड जैसे अल्कोहल होता है, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। और जो सॉलिड इन लिक्विड, ये कॉमन एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। तो इसमें जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसे हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है जैसे गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। पैलेडियम क्या होता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो उसके अराउंड जो H2 है ना वो एब्जॉर्ब होता है, उसके अराउंड कवर कर लेता है और एक यूनिफॉर्म क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है। एमलगम, एमलगम क्या होता है, अलॉय होता है मरकरी का विद सोडियम। मरकरी लिक्विड होता है, सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका अलॉय, इसका भी सॉलिड स्टेट होगा। सॉलिड एंड सॉलिड जो है ये बनाता है अलॉय। अब अलॉय में क्या करते हैं, जैसे कॉपर एंड गोल्ड दोनों को मेल्ट करके हम मिक्स करके क्या बना सकते हैं, अलॉय बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो जो फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड सॉल्यूशन की वो क्या होगी, सॉलिड होगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आपने शुगर डिसॉल्व किया वाटर में। अब हम पता करना चाहते हैं कि कितना शुगर डिसॉल्व है, तो उसके लिए हम ना डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। सबसे जो कॉमन है वो है मास परसेंटेज, इसे हम W/W भी कहते हैं। ठीक है, W/W क्या बनाता है, मास परसेंटेज होता है। तो मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमें दिया है 10% ग्लूकोज, ठीक है, और ये दिया है हमें W/W। तो इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट दिया हुआ है तो होता है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बनाता है हमारा मास परसेंटेज। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर कितना प्रेजेंट है। उन्हें लगता है कि 10 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये गलत है। जो वाटर है वो कितना होगा 100, हमारा क्या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, जो ग्लूकोज है वो क्या है 10 है, तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट हमें वाटर मिल जाएगा, ये 90 ग्राम्स होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दे सकते हैं 2% NaCl, तो 2% NaCl का मतलब क्या है 2 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमारा मास परसेंटेज बनाता है। मास परसेंटेज जो है नॉर्मली यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में। जो कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है वो होता है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसे हम V by V भी कहते हैं। ये तब हम यूज करते हैं जब सोल्यूट और सॉल्वेंट नॉर्मली दोनों क्या है लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हमें दिया 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल इन वाटर दिया, तो मतलब क्या होगा 10 ml ऑफ इथेनॉल जो है वो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, 100 ml ऑफ वाटर आपको नहीं लिखना। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व है। और जिस सॉल्यूशन में क्या होता है लिक्विड्स होते हैं उसके लिए हम ये कॉमनली V by V यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया 35% V by V ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब क्या होगा 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो ये यूज होता है एज ए एंटीफ्रीज इन कार फॉर कूलिंग इंजन। तो कार में क्या होता है रेडिएटर में ना हम इसे डालते हैं, जिस जगह पे ना क्या होता है जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, वहां पे क्या हो सकता है जो वाटर है वो फ्रीज हो सकता है। तो वाटर को फ्रीज होने से ये रोकता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। आगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है -17.6 डिग्री सेल्सियस और 255.4 केल्विन, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे हम W by V भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जो सोल्यूट है वो सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है लिक्विड होता है, तब हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये क्या होता है मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कॉमनली हम इसे यूज करते हैं मेडिसिन एंड फार्मेसी में। तो आप जो मेडिसिन लेते हो ना उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, उसमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है सॉल्ट डिसॉल्व होता है, इसमें हम W by V लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया 0.9% W by V ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.9 ग्राम ऑफ NaCl किसमें डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। और ये क्या बनाता है नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बनाता है। कभी भी कोई बीमार होता है ना तो उस पर्सन को सेलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है, आगे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो आपको याद रखना जो 0.9% W by V सॉल्यूशन है NaCl का, तो ये नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन होता है। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, इसे हम ppm भी कहते हैं। कभी कभी सोल्यूट ना काफी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ट्रेसेस में, बट स्टिल उसकी सिग्निफिकेंस होती है, तो उसे हम ppm में मेजर करते हैं। जैसे कंटेमिनेशन इन एयर, एयर में कंटेमिनेशन होता है तो उसे हम ppm में मेजर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या हुआ जैसे अगर आपके पास सोल्यूट, अगर सपोज मेरे पास 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर आपने मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट पर मिलियन। इसे हम ग्राम बाय ग्राम भी ले सकते हैं, जैसे मास बाय मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी ले सकते हैं V by V, और इसे हम मास टू वॉल्यूम में भी यूज कर सकते हैं। तो जो पिछले हमने 3 फॉर्मूला यूज किए थे, अगर उसमें सोल्यूट काफी कम है ना तो 100 की जगह 10⁻⁶ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ppm बनाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ हमें पार्ट्स पर मिलियन बताता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया सी वाटर 1 लीटर दिया, उसका वेट है 1030 ग्राम, ऑक्सीजन डिसॉल्व है 6 × 10⁻³ ग्राम, जो काफी कम है। पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे, दोनों ग्राम है, तो W by W का फॉर्मूला यूज करके 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8 ppm। मतलब क्या हुआ 5.8 ppm का, कि जो 5.8 ग्राम है किसका ऑक्सीजन का, वो डिसॉल्व है 10⁻⁶, मतलब मिलियन ग्राम ऑफ सी वाटर में 5.8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ppm को। नेक्स्ट है मोल
फ्रैक्शन। इसे हम ना काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो जो भी कंपोनेंट की आप बात करें उसके कितने मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब जितने भी सोल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल से आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है, दो कंपोनेंट ए एंड बी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एन ए हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या हो गया, एन बी हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। टोटल कंपोनेंट है, डिवाइड कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल होता है। अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया, ये बन जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो आप 1 निकालोगे। नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो आप एक का वैल्यू निकाल लेना, एक कंपोनेंट का। सेकंड कंपोनेंट का आप कैसे निकालोगे? जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो आप निकालोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो सेकंड कंपोनेंट का आप ऐसे निकाल लोगे। यूज्ड इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, आगे हम बात करेंगे। जैसे वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी की। इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब जो 1 लीटर है इसे हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। तो कभी क्वेश्चन में 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो ये मोलैरिटी बताता है। इसका जो यूनिट है ना, ये क्या हो जाता है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर इसका यूनिट है और इसे हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। एग्जांपल हमें दिया है जैसे 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया, तो मतलब 0.25 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो मोलैरिटी है इट्स ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज होता है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो ना तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो मोलैरिटी है वो इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, तो वॉल्यूम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। इसे हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो मोलैलिटी हो जाता है। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, इसका यूनिट होता है मोल्स पर केजी। ठीक है, तो 1 मोल पर केजी, 1 स्मॉल m। सॉल्यूशन ऑफ KCl दिया तो मतलब 1 मोल ऑफ और 74.5 ग्राम ऑफ KCl डिसॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं? नीचे मास लेते हैं। अब जो मास है ना, ये टेम्परेचर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। तो मास डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो जो मोलैलिटी है स्मॉल m है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि सपोज आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो सॉल्यूट है वो ज्यादा भी डिसॉल्व हो सकता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास सपोज 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा, तो ये सॉल्युबिलिटी बताता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। अब हर एक जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे जो शुगर है ना, आप उसको पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं कर सकते। NaCl एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर। NaCl और शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, whereas नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व होता है बेंजीन में। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो लाइक चीज ना लाइक में डिसॉल्व होता है। जो पोलर सॉल्यूट होते हैं जिसमें चार्ज होता है ना, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, ये पोलर होता है, ये डिसॉल्व हो सकता है पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर। वाटर में भी हमें पता है ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, पोलर होता है। तो पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं, whereas नॉन पोलर मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं। तो इसे हम कहते हैं जो लाइक है वो डिसॉल्व करता है लाइक को। जब आप सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हो ना सॉल्वेंट में, सम सॉल्यूट डिसॉल्व, जो सॉल्यूट है वो क्या करते हैं लिक्विड में वो डिसॉल्व हो जाते हैं और कंसंट्रेशन
इंक्रीज होता है। तो जब सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है ना सॉल्वेंट में, तो इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, तो इसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो सोल्यूट है सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और सोल्यूशन के बाहर वो एज ए क्रिस्टल आ सकते हैं, इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इनिशियली ना डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कम होता है, बट जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते हो ना, तो क्या होता है, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो भी इंक्रीज होता है। Soon a stage is reached when two opposite process dissolution and crystallization occur at the same rate, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। नॉर्मली ये तब आता है जब क्या आता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया ना, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो उसमें क्या होता है, कुछ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, वो सोल्यूशन बनाएगा, और सोल्यूशन में जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे वो वापस क्या बना देंगे, सोल्यूट बना देंगे। तो जो आगे वाला प्रोसेस हो रहा है इसे हम डिसोल्यूशन कह रहे हैं, और जो पीछे हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल आता है। तो एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है एट गिवन कंडीशन। और जो सॉल्यूशन होता है एट विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर दिया, उसके बाद सोल्यूट ऐड नहीं होता। जब आप मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर लेते हो सॉल्यूशन में, तो ये बनता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो, ये क्या बनाता है, हमारी सॉल्युबिलिटी बताता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से कैसे सॉल्युबिलिटी चेंज करती है सॉलिड इन लिक्विड में। हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे। सपोज हमारे पास क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में मतलब आप क्या देते हो, हीट देते हो। जब आप हीट देते हो तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जब डेल्टा एच 0 होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने यहाँ पे क्या लिया था, सॉलिड को डिसॉल्व किया था लिक्विड में। अब जो सॉलिड और लिक्विड है वो दोनों कंप्रेस नहीं होते, तो इसमें ना प्रेशर चेंज करने से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल और प्रेशर चेंज करने से देयर इज नो इफेक्ट। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सपोज यहाँ पे क्या है, नीचे लिक्विड है और ऊपर क्या है, गैस है। यहाँ पे भी लिक्विड है, गैस है। आपने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया पिस्टन से, यहाँ पे आपने ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आपने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो ऊपर मॉलिक्यूल्स है ना किसके, गैस के, वो हिट करेंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड में वो तेजी से हिट करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। अभी इक्विलिब्रियम में है सपोज। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज किया बाय कंप्रेसिंग गैस। हमने गैस को कंप्रेस किया, प्रेशर को हमने इंक्रीज किया पिस्टन से। इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। द रेट ऑफ गैस पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। क्योंकि क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो तेजी से क्या कर रहे हैं, जो गैस पार्टिकल है सॉल्यूशन की सरफेस पे क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। जितना तेजी से हिट करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे हेनरी लॉ की, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर गैस का, उतना ज्यादा जो गैस है वो क्या होगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। और इसे हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो ऊपर पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है सॉल्यूशन में, अगर वो ज्यादा होगा तो ऊपर जो प्रेशर है गैस का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द chi और P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। KH क्या होता है, हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। और डिफरेंट गैसेस का हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो KH का वैल्यू है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और
और जो KH है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस पे। तो डिफरेंट गैसेस का जो KH है वो डिफरेंट होगा। हमने ऑब्जर्व किया जितना ज्यादा KH का वैल्यू होता है एट ए गिवन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दिया, ऑक्सीजन का डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर आप देखो हीलियम जो है इसका जो KH का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सबसे कम होगी। और जिसका जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है इसका KH का वैल्यू कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना जितना ज्यादा KH का वैल्यू होता है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम होता है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 293 से 303, 293 से 303, आप देख सकते हो KH का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, KH का वैल्यू दोनों तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में KH का वैल्यू इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और हमें पता है KH का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना सॉल्युबिलिटी क्या होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसमें हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होता है, जो CO2 है इसे हम डिसॉल्व करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में, तो इसमें हेनरी लॉ हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो बोतल है उसे सील करते हैं हाई प्रेशर में, तो जो गैस है CO2 है उसे हम हाई प्रेशर में क्या करते हैं, सील कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो CO2 है ना वो डिसॉल्व हो जाता है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में, तो हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस बना सकते हैं। सेकंड है डीप सी डाइविंग। जो स्कूबा डाइवर होते हैं या डीप सी डाइवर है, जब वो नीचे जाते हैं सी या ओशन के नीचे जाते हैं तो काफी ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर में याद रखना क्या होता है, जो नाइट्रोजन है जो नॉर्मली हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, जब आप एयर अंदर लेते हो ना तो एयर में नाइट्रोजन भी होता है बट नॉर्मली वो डिसॉल्व नहीं होता हमारे ब्लड में, बट हाई प्रेशर में नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है। और जब डाइवर ना सडनली ऊपर आता है सरफेस की तरफ, तो ये जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है ये निकलने की कोशिश करता है और ये ना बबल्स बना लेता है। अब ये जो बबल्स जो सडनली बने हैं ये कैपिलरीज ब्लॉक कर सकते हैं, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस कंडीशन एज बेंड्स। अब ये जो बेंड्स है इसको अवॉइड करने के लिए और इसके टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को अवॉइड करने के लिए जो टैंक है जो यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स, इसे हम फिल कर देते हैं एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हमने अभी पढ़ा था जो हीलियम है उसका KH का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा KH का वैल्यू होने की वजह से ना उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हीलियम की कम होती है। तो हम नाइट्रोजन की जगह ना थोड़ा हीलियम डाल लेते हैं, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन रखते हैं टैंक में। हीलियम को हमने डाल लिया, जो हीलियम है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इससे बेंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड है एनॉक्सिया इन क्लाइंबर। जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं ना, जैसे क्लाइंबर होते हैं या लोग भी जा सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, एज ए रिजल्ट हमारे ब्लड में भी कम ऑक्सीजन होता है। कम ऑक्सीजन होने की वजह से जो पर्सन है वो वीक फील करता है, और जो हमारा ब्रेन है काफी वो ऑक्सीजन यूज करता है, तो एज ए रिजल्ट वी आर अनेबल टू थिंक क्लियरली, और इससे क्या होता है, एनॉक्सिया। तो ये जो कंडीशन है इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सपोज आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ओवर के पीरियड ऑफ टाइम दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नॉर्मली जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो ना, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, डेल्टा H नेगेटिव होता है। और ली चैडलर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो याद रखना ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बबल्स होते हैं ना लिक्विड में वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो रिलीज करने की कोशिश करते हैं। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। 2025 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, स्टेट हेनरीज लॉ, व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई, तो P इज इक्वल टू KH काई। KH होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो याद रखना क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन का वाटर में वो डिक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। सो हेंस जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 बोर्ड में आया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है।
हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू दिया है फॉर CO2 इन वाटर 1.67 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताना है CO2 का 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, और जो पैक किया है इसे अंडर प्रेशर ऑफ 2.53 10⁵ पास्कल एट सेम टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें CO2 बताना है। KH का वैल्यू हमें दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है, वॉल्यूम हमें दिया। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय KH। 2.53 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 10⁸, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिल गया 1.515 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम देखेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारा है 1.515 10⁻³ अब वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन दिया ये 500 ml है, तो 500 ml जो वाटर है इसे हम 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, 500 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, तो 500 डिवाइड बाय 18 27.78 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमें दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाला, सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएगा 0.042 मोल्स। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जहां पे जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए और जो सॉल्यूट है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। अभी हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो लिक्विड है वो सॉल्यूट हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। सच सोल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो इसमें एक या उससे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या, जो वेपर्स बना सकते हैं। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, जनरली जो हम लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं वो वोलेटाइल होता है, वो वेपर बनाता है, और जो सॉल्यूट है मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, या वो वोलेटाइल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे, पहला लिक्विड इन लिक्विड, सेकंड हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। हम बाइनरी सोल्यूशन लेंगे, दो कंपोनेंट का सोल्यूशन लेंगे और दोनों वोलेटाइल लिक्विड होंगे। पहले का मोल फ्रैक्शन Chi1 होगा और सेकंड का Chi2 मोल फ्रैक्शन होगा, दो कंपोनेंट का। क्लोज वेसल लेंगे और दोनों वेपर बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। अब ये जो लिक्विड फेज है ये क्या करेगा, इवेपोरेशन शो करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऊपर जो वेपर है वो मैक्सिमम बन जाएंगे, तो ये जो वेपर्स है ये लिक्विड में कंडेंस करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ऊपर वाले जो वेपर्स है ना वो लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जो लिक्विड 1 है इसका P1 होगा और जो लिक्विड सेकंड है इसका P2 होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड सेकंड, और Chi1 Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अगर आप इसे देखो ना तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बताता है ये, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर सॉल्यूशन ना वोलेटाइल लिक्विड का बना है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, सपोज कंपोनेंट 1 ज्यादा है ना तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कंपोनेंट सेकंड ज्यादा है तो इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये हमें राउल्ट्स लॉ बताता है। तो कंपोनेंट 1 का P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Chi1 हो जाएगा। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। P01 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 होता है। सपोज हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, तो अगर कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो P1 विल बिकम इक्वल टू P01, तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा कंपोनेंट का। पर जैसे आप दूसरा कंपोनेंट डालोगे ना तो इसका जो क्या है मोल फ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट ऐड करे तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो यहीं से हमने ये फॉर्मूला बनाया है, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। सिमिलरली कंपोनेंट सेकंड में P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2, इसे भी हम इक्वेट कर सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P02 Chi2, और P02 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड होगा। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमें ना टोटल प्रेशर के बारे में बताता है ओवर द सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो टोटल प्रेशर है इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो P जो टोटल है दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड। तो P टोटल हम लिख सकते हैं P01 Chi1
Ki1 प्लस P02 Ki2। तो ये जो नॉर्मली ये जो हम फॉर्मूला है ये क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं। आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो बट नॉर्मली हम इसे यूज करते हैं। हमें पता है Ki1 प्लस Ki2 क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, और हम लिख सकते हैं जो Ki1 है इट इज इक्वल टू 1 माइनस Ki2। तो Ki1 में हम लिख सकते हैं 1 माइनस Ki2 इंटू P01 प्लस Ki2 P02। इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो P01 प्लस P02 माइनस P01 इज इक्वल टू Ki2। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बट मोस्टली हम ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब हम ना राउल्ट्स लॉ से ना ग्राफ बना सकते हैं। y एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर लेंगे और x एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, और हम एज्यूम करेंगे जो P02 है वो ग्रेटर है P01 से। अगर कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है सिर्फ सपोज स्टार्टिंग में, तो Ki1 इज इक्वल टू 1 Ki2 0 हो जाएगा। अगर कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो जाएगा कंपोनेंट 1 का विच इज P01। तो यही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। बट जैसे कंपोनेंट 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 तक जा रहा है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, तो P1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली P2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे Ki2 0 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा, और जैसे ये बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज होगा। और अगर कंपोनेंट सेकंड ही सिर्फ प्रेजेंट है, अगर Ki2 1 के इक्वल है, तो वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड P02 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ग्राफ है। P टोटल कैसे लेंगे हम, P1 प्लस P2 से हम P टोटल का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। नेक्स्ट, अगर आपको कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है, तो हम पार्शियल प्रेशर से कंपोनेंट का पता कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में वो था Ki1 Ki2। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर्स का, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। लिक्विड में हम क्या यूज करते थे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बट वेपर्स में ना नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ना पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो Y1 Y2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड सेकंड इन वेपर फेस। तो Y1 एंड Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड का वेपर फेस में। वेपर की बात करें तो Y1 इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हम ले सकते हैं। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ जो कंपोनेंट सेकंड है वेपर फेस में जो Y2 है, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड डिवाइडेड बाय द P टोटल। तो जब वेपर्स होते हैं ना, तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर से भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ना राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन की बात करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y हमें दिया 120 mm ऑफ Hg एंड 160 mm ऑफ Hg। हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y मिक्स किया है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X एंड Y हम X ले लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके इक्वल हो जाएगा, X डिवाइड बाय X प्लस 2, तो हाफ हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ Y भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब दोनों का इक्वल मोल होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन याद रखना हाफ हो जाता है। और हमें क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट X दिया है, P0 X दिया है 120 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जो Y है, P0 Y दिया है 160 mm ऑफ Hg। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू P0 X Chi X P0 Y Chi Y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 120 इंटू हाफ प्लस 160 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका हाफ प्लस 80, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 mm ऑफ Hg। ये टोटल प्रेशर सोल्यूशन का होगा। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दिया है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, और ये ना एग्जाम में भी ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, नॉर्मली हम लिक्विड लेते हैं, इन ए गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये अभी हमने पढ़ा था, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। Whereas according to the Henry's law क्या होता है, solution of gas in liquid if one component is volatile exist as gas। तो एक कंपोनेंट क्या हो सकता है, volatile हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बट हमें क्या चाहिए कि वो कंपोनेंट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो P1 इज इक्वल टू KH Chi। तो दोनों को अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मली फॉर्मूला सेम है। राउल्ट्स लॉ याद रखना, ये सिर्फ हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। बट अगर हम हेनरी लॉ की बात करें, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो तीनों क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। तो दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट जो हेनरी लॉ है एक ज्यादा वाइड लॉ है, तो इसमें ज्यादा क्या है, रेंज है। KH का ना डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, बट जब KH का वैल्यू ना P01 के इक्वल हो जाएगा, तो जो राउल्ट्स लॉ है ये स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जैसे NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, जो नॉर्मल शुगर होता है, उसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया, या आपने आयोडीन सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया, तो ये हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉलिड इन लिक्विड। अब नॉर्मली इनमें जो सॉलिड है ना, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं,
मतलब ये वेपर्स नहीं बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब क्या, अगर सपोज सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या कर सकता है, वोलेटाइल है, ये इजीली क्या कर सकता है, वेपर बना सकता है। तो इसलिए इसने वेपर बनाने हैं, ठीक है, और वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, सरफेस पे आ जाता है, सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है, तो वेपर बनाना ना सॉल्वेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वेपर बनाना डिफिकल्ट होने की वजह से ना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट यही बताता है जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का एट एनी गिवन टेम्परेचर वो कम होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेयर एज वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन सोल्यूशन सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा और वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउट्स लॉ की। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी हम राउट्स लॉ यूज कर सकते हैं। फॉर ए सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हमने बाइनरी मिक्सचर लिया, दो कंपोनेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट जो है ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सेकंड, जो सॉल्वेंट है वो वेपर फेस में सिर्फ प्रेजेंट है। तो जो पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का होगा वही पार्शियल प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में। P1 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, P01 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो P1 इक्वल टू P01 Chi1। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो Chi1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। हम ग्राफ देख सकते हैं, ये वेपर प्रेशर है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, जीरो है, अगर मोल फ्रैक्शन जीरो है तो वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्वेंट का तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैक्सिमम कब होगा, जब Chi1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो जाएगा P01। तो ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 बोर्ड का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट्स राउट लॉ फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। राउट्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर सोल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड का बना है, मतलब दोनों लिक्विड वेपर बना सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो P1 इज इक्वल टू P01 Chi1, P2 इज इक्वल टू P02 Chi2, P01 P02 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आप ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करते हो, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो कवर कर देते हैं सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस से ना वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करना, उनका वेपर्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है सोल्यूशन का। ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है उसे हमने डिवाइड किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। जो आइडियल सोल्यूशन है वो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन क्यों ना हो दो कंपोनेंट की, राउट्स लॉ को वो फॉलो करते हैं। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन इज जीरो, जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H इज इक्वल टू जीरो। तो आपने दो कंपोनेंट मिक्स किया, ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है ना इवॉल्व होता है, मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो रहता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहता है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट। सपोज दो कंपोनेंट थे, एक का वॉल्यूम सपोज था 100 ml और दूसरा कंपोनेंट था 50 ml। आपने मिक्स किया, उसके बाद वॉल्यूम रहा 150 ml, तो टोटल वॉल्यूम जो सम से ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, सेम रह रहा है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V जो है वो भी जीरो रहता है आइडियल सोल्यूशन में। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। तो A के मॉलिक्यूल A को अट्रैक्ट कर सकते हैं, B के मॉलिक्यूल B को, और A के मॉलिक्यूल B को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन AA एंड BB इक्वल हो जाते हैं बिटवीन AB, तो AA और BB की जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो इक्वल हो रही है AB की इंटरेक्टिव फोर्सेस से, तो इससे क्या बनता है, आइडियल सोल्यूशन बनता है। अब ये जो परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन है रेयर होता है, बट कुछ सोल्यूशन ना नियरली आइडियल होते हैं बिहेवियर में। तो कुछ सोल्यूशन नियरली मतलब थोड़ा सा आइडियल सोल्यूशन के पास रहते हैं, उसकी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टॉलिन जो है ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं।
नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ओबे नहीं करता राउट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी बी इंटरेक्शन। ए और बी की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है। एज ए रिजल्ट ए एंड बी जो है वो दोनों सेपरेट रहते हैं और ओवरऑल क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वीक होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल एंड ए एंड बी फाइंड इट इजी टू एस्केप। तो दोनों क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ए बी दोनों सेपरेट होते हैं, इजिली वो एस्केप कर सकते हैं, इजिली वो वेपर बना सकते हैं, ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। रिजल्ट इन इंक्रीज इन देयर वेपर प्रेशर। तो पी ए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काय ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काय बी। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में ये जो वैल्यू है ये ग्राफ ऊपर की तरफ चले जाएगा, ये भी ऊपर चले जाएगा और टोटल प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिविएशन हम कहते हैं। डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, एज रिजल्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। ओवरऑल इंक्रीज इन यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी इज ग्रेटर देन 0, मतलब सपोज आपने मिक्स किया एक 100 ml और 50 ml, ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा हमारा 151 ml। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और ये याद रखना क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, तो ये क्वेश्चन कई बार PYQ आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इथेनॉल जो है ना वो खुद के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो खुद के साथ ये इंटरेक्ट करता है इथेनॉल। और जब आप इसमें ना एसीटोन डालते हो तो एसीटोन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव डिविएशन आता है। सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन अनदर एग्जांपल है। इसमें जो सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। जो डाइपोल इंटरेक्शन है कम होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और ये भी क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। याद रखना जितनी भी सारी एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, गिव रीजन। इथेनॉल और जो एसीटोन का मिक्सचर है ना वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, क्योंकि जो प्योर इथेनॉल है वो खुद के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जब आप एसीटोन इंट्रोड्यूस करते हो ना तो वो जो बॉन्ड्स है वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है इथेनॉल के। तो वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन, तो इनकी जो इंटरेक्शन है वो क्या होती है, वीक होती है। जो सोल्यूशन है ओवरऑल पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है ए एंड बी आर वीकर देन ए बी। तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ए एंड बी साथ में रहते हैं, सो एज ए रिजल्ट उनको वेपर में कन्वर्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आपको उनको वेपर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पी ए बिकम्स लेस देन पी नॉट ए काय ए, पी बी बिकम लेस देन पी नॉट बी काय बी। तो ओवरऑल ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ओवरऑल ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव डिविएशन का है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल कम क्लोजर एंड हेंस वॉल्यूम बिकम लेस। तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, तो वॉल्यूम ओवरऑल क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी इज लेस देन 0। सपोज आपने 100 और 50 लिया था, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 149 हो गया। तो ओवरऑल मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। अब दोनों पास पास में आ रहे हैं ना, तो वो स्टेबल बन रहे हैं, इंटरेक्शन बन रहा है। सो एज ए रिजल्ट एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या, एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H जो है वो लेस देन 0 होता है नेगेटिव डिविएशन में। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, फिनोल और एनिलीन। फिनोल और एनिलीन के बीच में अगर आप देखोगे, जो एनिलीन है ये NH2 है, फिनोल क्या है, OH है। दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, काफी ये स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एसीटोन हमारा ये कंपाउंड है, ये क्लोरोफॉर्म है। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये भी क्या शो करता है, नेगेटिव डिविएशन शो करता है। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला दिया है हमें पार्ट, गिव रीजन। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। जो कुकिंग है वो प्रेशर कुकर में फास्टर इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर कुकर में
में ना जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो भी इंक्रीज होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ज्यादा हो गया तो जो फूड है ना वो हायर टेम्परेचर पे कुक होता है और वो फास्टर कुक होता है। बी पार्ट है, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेस। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन? व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई? आपने एक्स एंड वाई को मिक्स किया और वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव डिविएशन है राउल्ट्स लॉ से, तो इसमें डिक्रीज इन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और नेगेटिव डिविएशन में ना जो डेल्टा एच है लेस देन 0 होता है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। एज ए रिजल्ट जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एज़ोट्रॉप। बाइनरी मिक्सचर, दो कंपोनेंट को मिक्स करके मिक्सचर बनाया, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आपने ना दो कंपोनेंट को मिक्स किया, अब जब आप दोनों को बॉयल करते हो ना तो दोनों ना साथ में बॉयल हो जाते हैं। इनका जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है, वेपर फेज में भी सेम रहता है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉप कहते हैं। और ये ना प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ना एज़ोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ना नॉर्मली हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों कंपोनेंट है ना वो साथ में बॉइल करने लग जाते हैं। दोनों का वैसे तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, बट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट साथ में बॉइल करते हैं। सो दैट्स व्हाई इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इन्हें हम ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है साथ में ये क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। दो टाइप के होते हैं एज़ोट्रॉप, पहला है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। लिक्विड पेयर शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सपोज हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव डिविएशन होता है। पॉजिटिव डिविएशन में पी टोटल का ग्राफ कुछ ऐसे था, अगर आपको याद है तो ये पी टोटल का ग्राफ था। अब इसमें ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा और इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो एज़ोट्रॉप का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अगर आप देखोगे वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो अगर ऑलरेडी वेपर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जांपल है इथेनॉल वाटर का मिक्सचर, 95% वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए, 5% वॉल्यूम वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इसमें लार्ज नेगेटिव डिविएशन आता है आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। नेगेटिव जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन आ रहा है आइडियल बिहेवियर से। तो इसमें भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन होता है ये हमें क्या बताता है, एज़ोट्रॉप कंपोजिशन बताता है। एट द एज़ोट्रॉप कंपोजिशन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम और इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इसमें नाइट्रिक एसिड होना चाहिए 68 ग्राम बाय मास। ऊपर वाले में वॉल्यूम था, यहाँ पे मास है 68% बाय मास, वाटर 32% बाय मास। और ये जो दोनों एग्जांपल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हो जाता है 393.5 केल्विन। तो ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट 2025 बोर्ड का क्वेश्चन है, डिफाइन एज़ोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? गिवन एग्जांपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो एज़ोट्रॉप है ये बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब जब आप इसे हीट करते हो ना तो लिक्विड और वेपर में जो कंपोजिशन होती है दोनों कंपोनेंट की वो क्या रहती है, सेम रहती है। और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें ना मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनते हैं बाय सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड होना चाहिए 68%, वाटर 32% बाय मास। तो ये हमारा एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सपोज हमारे पास क्या है, यूरिया है, साथ में सपोज शुगर है।
दोनों हमने क्या लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का क्या है, हमने 1 लिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो सपोज हमारे पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या करता है, वेपर्स बनाता है और इसका वेपर प्रेशर जो मैक्सिमम हो सकता है उसे हम P01 कहते हैं। बट इसमें आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर्स तो बनाता नहीं है, बट सरफेस पे आ जाता है सॉल्वेंट के। एज ए रिजल्ट जो सॉल्वेंट है कम वेपर्स बनाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सोल्यूशन का, ये P1 होता है। तो P01 जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू P1। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। Chi1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, Chi2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, P1 इज इक्वल टू Chi1 P01। P01 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो जो Chi1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इसमें हम बात करेंगे रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। कितना रिडक्शन हो रहा है वेपर प्रेशर में, उसे हम डेल्टा P1 लेते हैं। पहले कितना वेपर प्रेशर था, P01 था, ठीक है, P01 था। अब कितना हो गया, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया उससे हम माइनस करेंगे। तो P01 माइनस P1 हम करेंगे। हमें पता है P01 माइनस P1 किसके इक्वल होता है, Chi1 P01 के इक्वल होता है। यहां से हमने ये लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें P01 कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस Chi1 हो जाएगा। Chi1 क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होता है। और हमें पता है 1 माइनस Chi1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस Chi1 Chi2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू Chi2। और ये जो वैल्यू है ना, इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल हो जाता है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप इंक्रीज करते हो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो N1 N2 क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है। जब डाइल्यूट सोल्यूशन होता है ना, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल्यूट। तो N1 काफी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू N2। और जब आप एडिशन कर रहे होते हो ना, एक वैल्यू जो छोटी होती है उसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 N2 बाय N1 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 को लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2 बाय M2 और N1 को लिख सकते हैं W1 M1। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। W1 W2 क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। M1 M2 होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। 2023 बोर्ड में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो W2 कितना है, 10 है और W1 कितना है, 200 ग्राम्स है। इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना, 31.84 mm ऑफ Hg। तो P1 का हमें वैल्यू मिल गया। हमें कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो M2 हमें बताना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, P01 दिया हुआ है 32 mm ऑफ Hg। और M1 हमें मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट हमें पता है क्योंकि वाटर है, 18 ग्राम पर मोल होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 N2। और इसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन में लिख सकते हैं N2 बाय N1। इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा W2 बाय M2 W1 M1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P01 का वैल्यू दिया हुआ है 32 माइनस हम करेंगे 31.84 डिवाइडेड बाय 32। W2 का जो वैल्यू है, W2 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। M2 हमें पता करना है, W1 200 है और M1 हमें 18 दिया हुआ है। तो M2 को उस तरफ ले जाएंगे, वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, विच इज 180 ग्राम पर मोल। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज आप एक लिक्विड को हीट कर रहे हो तो उसमें वेपर्स बन रहे हैं। तो जब आप हीट करते रहते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सेम हो जाता है तो अपना बॉइलिंग पॉइंट आता है। बट जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो हमें पता
पता है जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सरफेस पे आ जाते हैं तो वेपर्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वेपर प्रेशर लाना है तो आपको हीट ज्यादा करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का कितना होता है TB लिखेंगे, सॉल्वेंट का होता है T0B। तो ये डिफरेंस ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट है, जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम डेल्टा TB कहते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल रेदर देन देयर नेचर। तो नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में, वेपर प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये 1.013 बार भी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सॉल्वेंट है, इसे हमने हीट किया, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसका बॉइलिंग पॉइंट का आ जाएगा विच इज TB0। अब आपने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आप इसको हीट कर रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा, तो इसमें हम लाइन एक्सटेंड कर देंगे तो ये TB आ जाएगा विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो TB माइनस TB0 जो होता है इसे हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB। ठीक है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0 विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें, जो डेल्टा TB है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन मींस स्मॉल m पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m जब हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। इक्वेट कर सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल m। KB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो KB का वैल्यू है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो जैसे वाटर और बेंजीन है, इसका KB का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसका यूनिट भी ना एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, तो ये भी आपको याद रखना। इक्वेट कर लेंगे तो डेल्टा TB इक्वल टू KB। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं W2/M2। W2 क्या होता है, ग्राम ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सोल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे W1 लिख लिया हमने। W1 नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है, तो kg में क्योंकि ग्राम्स दिया हुआ है, kg में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 बोर्ड का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 350 mm Hg हमें दिया है विच इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, हम सुक्रोज ऐड करेंगे, मोलर मास दिया 342 ग्राम पर मोल, इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट ये बॉइल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में। KB ऑफ वाटर दिया तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। पहला बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 99.68, अब इंक्रीज हो रहा है, 100 हो रहा है, तो डेल्टा TB 100 माइनस 99.68, तो ये आ जाएगा 0.32, तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। मास ऑफ सुक्रोज हमें निकालना है, मास ऑफ वाटर हमें दिया है 500 ग्राम, ये W1 होगा। मोलर मास ऑफ सुक्रोज हमें दिया है M2 विच इज 342 ग्राम पर मोल। हमें फॉर्मूला पता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB इक्वल टू KB W2/M2 W1 1000। हमें निकालना क्या है, W2 हमें निकालना है, मास ऑफ सुक्रोज निकालना है, तो इसे यहां लिख लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा TB 0.32, M2 हमें दिया हुआ है 342, W1 वेट ऑफ हमें वाटर दिया हुआ है 500, KB का वैल्यू हमने लिख लिया, डिवाइड बाय 1000 होगा। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मास ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा जो आपने ऐड किया विच इज 105.23 ग्राम्स। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जब वेपर प्रेशर मैच करता है तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। सपोज फ्रोजन सॉल्वेंट हमने आइस लिया है, अगर आप हीट करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिक्विड सॉल्वेंट सपोज वाटर है, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो वेपर प्रेशर कम होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैच करता है, तो ये क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। तो TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है।
अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सोल्यूशन का आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। नाउ इट विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। नाउ अगर आप क्या करते हो, अब कूल डाउन करते हो सोल्यूशन को, तो अगर आप देखोगे इसका जो वेपर प्रेशर आप कम कर रहे हो फ्रोजन सॉल्वेंट के साथ ये मैच करता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप सोल्यूशन का देख सकते हो कि फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है, TF होता है। तो हो जाएगा TF नॉट माइनस TF। तो ये जो डेल्टा TF आता है इसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये से बोलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था। सिमिलरली ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। इक्वेट कर सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल m। जो KF होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, केल्विन kg पर मोल होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे मोलैलिटी का, सेम फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF W2 W1 M2 और 1000, ठीक है। W2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। M2 हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। W1 हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया है 298 केल्विन पे 24.8 mm ऑफ Hg। हमें कैलकुलेट करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच फ्रीजेस एट -0.3 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हम ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे। सबसे पहले P नॉट दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर व्हिच इज 24.8 mm ऑफ Hg। KF का वैल्यू दिया, ये लिख लेंगे 1.86 केल्विन kg पर मोल। हम ना डेल्टा TF निकालेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। वाटर नॉर्मली 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, अभी हो गया -0.3, तो 0 माइनस -0.3 ये हो जाएगा 0.3। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF W2 by M2000 W1। W2 क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट। M2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। W1 क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये सारी चीजें हमें दी नहीं हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को वहां लिख लेंगे। डेल्टा TF अभी हमने निकाला 0.3, ये 1.86, इन वैल्यू को हम वहां रख लेंगे। तो W2 by M2 into W1 ये हमारा मिल जाएगा हमें 0.3 डिवाइडेड बाय 1.86 into 1000। इस वैल्यू को हम ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P, Chi2 के ये इक्वल होता है। बट हमें क्या दिया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉट रिलेटिव लोअरिंग, तो हमें डेल्टा P निकालना। डेल्टा P क्या होता है, P नॉट माइनस P, तो डेल्टा P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू Chi2। तो डेल्टा P डिवाइड बाय P नॉट, Chi2 किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब नॉर्मली क्या होता है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं, N1 ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू N2। तो हम क्या करते हैं, जो N2 है वो काफी स्मॉल है, इसे इग्नोर करते हैं जब हम एडिशन कर रहे होते हैं। हम वैल्यू लिख लेंगे, N2 क्या होता है, W2 by M2, N1 क्या होता है, W1 M1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, W2 हमने लिख लिया, M2 W1, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। M1 क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, हमें पता है वो कितना होता है, वाटर का मोलर मास 18 होता है। P नॉट हमें दिया हुआ है 24.8, तो हम डेल्टा P निकालेंगे विच इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P हम इसे यहाँ पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा 0.072 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 बोर्ड का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। तो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है। मोलर कांस्टेंट दिया वाटर का, KF KB का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल एंड 0.512 केल्विन kg पर मोल रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखें ना, हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मोलैलिटी निकाल सकते हैं, और ये मोलैलिटी यूज करके हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम सोल्यूशन लिया, सेम सोल्यूशन में मोलैलिटी जो स्मॉल m है वो
सेम होगा। M2 लिख लेते हैं 180 ग्राम पर मोल, ये है मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन दिया 100.2 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 100.2 माइनस 100, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, तो डेल्टा टीबी 0.2 होगा। KF KB का वैल्यू हमें दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी इक्वल टू KB स्मॉल m। डेल्टा टीबी हमें 0.2 दिया, KB 0.512 m। मोलैरिटी हम निकाल लेंगे, ये हमें मिल जाएगा 0.39 मोलर। अब इसे यूज के हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m। KF का वैल्यू दिया 1.86 इंटू 0.39, मोलैरिटी अभी हमने निकाला था 0.39, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा TF मिल गया 0.725। तो ये क्या हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है, वाटर का 0 होता है, तो 0 माइनस ऑफ 0.725 हमें TF मिल जाएगा, विच इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस 0.725 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमें ना फॉर्मूला दिए हुए हैं KF का, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। नॉर्मली ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखते हैं, KF इज इक्वल टू R होता है गैस कांस्टेंट, M1 होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 1000, डेल्टा फ्यूजन ऑफ H। डेल्टा फ्यूजन ऑफ H क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, कितना हीट चाहिए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को आपको मेल्ट करना है, तो ये फॉर्मूला बनता है। KB हो जाएगा R विच इज गैस कांस्टेंट, अगेन M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TB क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 1000 इनटू डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H विच इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, तो ये KF एंड KB का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। तो हमारे पास सपोज यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, और हमने कनेक्ट किया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है ना, उसके मॉलिक्यूल ना सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें ना स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फ्लो होता है ना, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ना एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन का भी हो सकता है, जैसे पिग्स ब्लैडर एंड पार्चमेंट। सिंथेटिक मतलब आप इसे आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, जैसे सिलोफेन। मेम्ब्रेन कंटेन ए नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छोटे होल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। अब वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन पोर्स से मूव कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वेयरएज पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक सोल्यूट इज हिंडर्ड। जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट का जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो जो सोल्यूट है ना वो इस तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पोर्स हैं वो स्मॉल होते हैं। तो जो पैसेज होता है बिगर मॉलिक्यूल लाइक सोल्यूट, ये क्या रहता है, हिंडर्ड रहता है, मतलब ये वहां पे पास नहीं हो पाता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन है, दोनों को कनेक्ट किया हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ऐसे क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब दोनों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेजेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ में हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे जो जस्ट स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ना, तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है टुवर्ड द सोल्यूशन वो स्टॉप हो सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सोल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप। तो इस फ्लो को हम स्टॉप कर सकते हैं इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो प्रेशर जस्ट स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। अगर आपने नंबर ऑफ सोल्यूट इंक्रीज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। हमें पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं N2/V। N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होते हैं किसके इक्वल, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हम N2 की जगह W2/M2 भी लिख सकते हैं, RT/V। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जिससे हम कैलकुलेशन कर
सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, तो इससे हम प्रोटीन, पॉलीमर, अदर मैक्रोमोलिक्यूल का भी ना मोलर मास निकाल सकते हैं। हम यहां से M2 निकाल सकते हैं। हमें बाकी वैल्यू पता होगा तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका ज्यादा एडवांटेज होता है बाकी मेथड पे, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों ज्यादा एडवांटेज होता है? सबसे पहले रूम टेम्परेचर में ही हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकियों में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। मोलैरिटी यूज करते हैं, मोलैरिटी की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज होता है, इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में भी वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है, तो कैलकुलेशन इजी होता है। तो ये यूजफुल होता है बायोमोलिक्यूल एज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो रूम टेम्परेचर पे ही हम उनका मोलर मास निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। और पॉलीमर के लिए भी काफी यूजफुल होता है, क्योंकि जो पॉलीमर है उनकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, तो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोलर मास है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6% सोल्यूशन लिया है ग्लूकोज का, मोलर मास है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। ये आइसोटोनिक है 2.5% ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। दोनों आइसोटोनिक है। सबसे पहले मास ऑफ ग्लूकोज W1 लेंगे, 6% को हम 6 ग्राम लिख सकते हैं। मोलर मास हमें ग्लूकोज का पता है, M1 लेंगे 180 ग्राम पर मोल। अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को W2 लिखेंगे 2.5 ग्राम, 2.5% को 2.5 ग्राम ले लेंगे। मोलर मास हमें बताना है अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, M2 हमें बताना है। जब आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है। तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। C क्या है? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, R कैंसिल हो जाएगा। कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी है इसे नंबर ऑफ मोल्स N1/V, N2/V, वॉल्यूम सेम है तो कट कर देंगे। तो मतलब क्या, जब आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास होगा। W1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, M1 का दिया 180, W2 का 2.5, M2 हमें बताना है। तो इसे हम करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 30 होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 हमें मिल जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस 75 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे ना 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? सेम है, तो इन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर दोनों की सेम कंसंट्रेशन है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सो देयर इज नो ऑस्मोसिस बिटवीन दिस 2 सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। एग्जांपल है फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। हमारे ब्लड सेल के अंदर फ्लूइड होता है, उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। इट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब आइसोटोनिक होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो सपोज ये हमारा ब्लड का सेल है और ये क्या है? नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है। तो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोटोनिक होते हैं, तो दोनों में ऑस्मोसिस नहीं होता। तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, कभी भी कोई पेशेंट होता है तो उसे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ए सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज ग्रेटर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सपोज NaCl प्रेजेंट है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक होगा। जब ये हाइपरटोनिक होगा ना, द वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड वुड श्रिंक। तो वाटर जो होगा ना ये इससे बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो सेल है इसके अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी और बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन होगा, और जो वाटर है इस सेल से बाहर मूव करेगा और ये जो सेल श्रिंक हो जाएगा हाइपरटोनिक कंडीशन में। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में ना लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देन कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो इसे हम ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, सपोज यहाँ पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो लेस है देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ब्लड का सेल है और यहाँ पे सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है बाहर वो क्या है? लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। और जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, तो सेल के अंदर हाइपरटोनिक होगा। तो बाहर हाइपोटोनिक होगा, अंदर हाइपरटोनिक होगा। तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। वाटर का फ्लो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होता है, तो वाटर अंदर जाएगा और ये जो सेल है वो स्वेल करेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं,
पहला है रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। रॉ मैंगो को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में हम डालते हैं तो बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन होता है, तो एज ए रिजल्ट जो रॉ मैंगो है वो वाटर लूज करेगा वाया ऑस्मोसिस, श्रिबल मतलब श्रिंक होके ना वो पिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड। बहुत सारे जो लोग होते हैं सॉल्ट या सॉल्टी फूड खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो बॉडी के टिश्यूज और इंटरसेलुलर स्पेस है ना वहां पे वाटर का रिटेंशन हो जाता है। जब आप सॉल्टी फूड खाते हो तो टिश्यूज में क्या होता है हाइपरटोनिक कंडीशन होता है, तो वाटर टिश्यूज और इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में चला जाता है, तो बॉडी में पफिनेस और स्वेलिंग आ जाती है, इसे एडिमा कहते हैं। थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय एडिंग सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करके मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रूट को हम बाय एडिंग शुगर प्रिजर्व कर सकते हैं। सपोज मीट और फ्रूट है, उसके बाहर क्या होगा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। जब आप ना सॉल्ट और शुगर ऐड करते हो ना तो जो बाहर बैक्टीरिया उसके लिए हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया वो वाटर लूज कर लेता है, श्रिंक हो जाता है एंड बैक्टीरिया विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 बोर्ड का, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है इसे हम स्टॉप कर सकते हैं अगर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है सॉल्यूशन साइड में। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो प्रेशर है जो जस्ट स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाई इज measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymer। प्रोटीन और पॉलीमर का अगर आपको मोलर मास पता करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैन बी मेजर्ड एट ए रूम टेम्परेचर, इसे हम रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की कैलकुलेशन इजी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लार्ज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है तो जो वैल्यू आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की काफी ज्यादा होती है, तो कैलकुलेशन इजी होता है। मैक्रोमोलिक्यूल जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, तो हम ना रूम टेम्परेचर में ही इन्हें पता कर सकते हैं। और जो पॉलीमर है उनकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, सो दैट्स व्हाई हम इसी मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से ही ना हम प्रोटीन और पॉलीमर्स का मोलर मास पता करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। नॉर्मल ऑस्मोसिस में जो वाटर है ना वो फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर आपने सॉल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई किया विच इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। बट अगर आपने ना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड में एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो रिवर्स हो जाता है। तो आप सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर आप निकाल सकते हो, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, डायरेक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। तो सॉल्यूशन साइड में आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो प्योर सॉल्वेंट है फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन, वो बाहर निकल आते हैं सॉल्यूशन से। प्योर सॉल्वेंट फ्रेश वाटर की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर से हम प्योर वाटर निकाल सकते हैं यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज हाई, इसमें काफी ज्यादा ना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेलुलोज एसीटेट यूज करते हैं। जो सेलुलोज एसीटेट है वो क्या होता है पोरस होता है, तो उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। तो क्या होता है ये परमिएबल टू वाटर, तो वाटर इन पोर्स से मूव कर सकता है, बट इम्परमिएबल ये जो पोर्स है ये स्टॉप करते हैं इम्प्योरिटीज एंड आयंस को इन सी वाटर, और हम सी वाटर से फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? अब क्या होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनकी वैल्यू मेजर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू से ना इनकी वैल्यू ना डिफरेंट आ सकती है, उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, वो डिफरेंट आता
आता है देन द एक्चुअल मोलर मास, तो ये जो डिफरेंट मोलर मास आया है इसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में हम बात करेंगे कि कैसे मोलर मास चेंज होता है। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। एसोसिएशन इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट टू फॉर्म ए सिंगल एंटिटी। तो एसोसिएशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है आपस में कंबाइन करते हैं, एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं। हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रही है, कंबाइन कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं तो एसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होता है। तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीशीज इन द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। उससे क्या होता है, डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होता है। एग्जांपल है इथेनोइक एसिड इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर। अब इथेनोइक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल हैं आपस में कंबाइन कर सकते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड कंबाइन टू फॉर्म CH3COH ट्वाइस। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। अब जब ये डाइमर बनाते हैं तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो हाफ हो गए। अगर आपने 1 मोल लिया था, क्योंकि दो मॉलिक्यूल कंबाइन किए तो वो हाफ मोल बन जाता है, तो इसमें ओवरऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। और जो मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास कितना था, 60 था, बट अब दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं ना, तो अब मोलर मास हो चुका है 120 ग्राम पर मोल, ये डबल हो चुका है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। सेकंड है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड, बेसिस, सॉल्ट है, डिसोसिएट करेंगे सॉल्यूशन में, हमें दो या उससे ज्यादा आयन के पार्टिकल मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, एज रिजल्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारे पास KCl है, KCl डिसोसिएट करके क्या बनाता है, K+Cl नेगेटिव। सपोज आपने 1 मोल लिया था KCl का, बट ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है 2 मोल्स की, क्योंकि आपको डबल नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं। तो नॉर्मल मोलर मास कितना था, 74 ग्राम पर मोल, बट अब मोलर मास कितना हो गया, हाफ हो गया, ये हो जाएगा 37.25 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल मोलर मास है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है डिसोसिएशन में। तो यहाँ पे जो मोलर मास है ये 37.25 ग्राम पर मोल, ये एबनॉर्मल मोलर मास है। नेक्स्ट है वेंट हॉफ फैक्टर, इसे हम IB कहते हैं। अब हमने देखा था जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ना, जब हमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन पता करना है कि कितना एसोसिएशन कितना डिसोसिएशन हो रहा है, तब हम वेंट हॉफ फैक्टर I का वैल्यू यूज करते हैं। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, जिसकी अभी हमने बात। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको दिखाई देती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेशन से पता करते हो। I इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बचे हैं, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो इन तीन फॉर्मूला से हम I का वैल्यू पता करेंगे। अगर I का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और अगर I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर I का वैल्यू 1 आता है मतलब ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेंट हॉफ फैक्टर से, 2025 बोर्ड में ये आया था। हमें प्रिडिक्ट करना है वेंट हॉफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 होगा व्हेन इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। जब आप इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो जो दो मॉलिक्यूल है इथेनोइक एसिड के वो आपस में कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कंबाइन कर रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन के केस में जो I का वैल्यू है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो इसमें जो वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू है ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसे लिख लेंगे हम P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 I N2 बाय N1। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB स्मॉल m। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF I KF स्मॉल m। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I N2 बाय V RT। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और सोल्यूशन जो है डाइल्यूट है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो KCl है ये डिसोसिएट करके दो आयन प्रोड्यूस करेगा, एक K प्लस एक Cl नेगेटिव, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन दिया तब हम लिखेंगे जैसे MgSO4, तो एक Mg2 प्लस एक SO4 2 नेगेटिव, I का वैल्यू 2 हो जाएगा। K2SO4 में क्या होगा,
हमें 2 K+ और एक SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में आप I का वैल्यू ना 1 भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ग्लूकोज दिया, यूरिया दिया, सुक्रोज दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है या कुछ मेंशन नहीं है, तब आप I का वैल्यू 1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। 2024 बोर्ड में आया था, 3 मास का ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट करना है हमें मास ऑफ CaCl2, तो W2 हमें निकालना है। मोलर मास हमें दिया हुआ है CaCl2 का 111 ग्राम पर मोल। डिसॉल्व किया 500 ग्राम ऑफ वाटर में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है बाय 2 केल्विन। हमने एज्यूम किया जो CaCl2 है ये कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। Kf ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले मास ऑफ वाटर लिखेंगे W1 500 ग्राम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है, 2 केल्विन है। Kf दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। मोलर मास ऑफ CaCl2 दिया M2 दिया 111 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे क्या दिया, जो CaCl2 है ये कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन में Ca2+ ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव हमारा बनेगा, तो टोटल ये ना 3 आयंस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे I का वैल्यू डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन दिया, तो डेल्टा TF इक्वल टू I Kf W2 by M2 W1 1000 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा TF दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, I का 3 दिया हुआ है, 1.86 W2 निकालना है 1000 111 500, तो W2 हम निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमें वेट मिल जाएगा ऑफ CaCl2, मास ऑफ CaCl2 मिल जाएगा 19.89 ग्राम्स। और कभी कभी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, ना वो कंप्लीटली एसोसिएट करते हैं, तो हमें कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पता करना होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब कंप्लीट डिसोसिएशन जो है वो नहीं होता है। तो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ परसेंट ये डिसोसिएट हो रहा है। सपोज मैं बोलता हूँ 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इसके पार्टिकल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, आप देख सकते हो 2 पार्टिकल है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे आप I का वैल्यू पता कर सकते हो, नहीं तो आपको I का वैल्यू n का वैल्यू पता होगा, आप अल्फा निकाल सकते हो। सिमिलरली एसोसिएशन में सपोज इथेनोइक एसिड है, ठीक है, वो एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, वो कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, डाइमर बना रहा है, और जो एसोसिएशन है 50% हो रहा है। तो जो बीटा है वो बताता है हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, तो 2 पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये बीटा हम लिखेंगे 0.5, यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसे 0.5। तो ऐसे या तो आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, n का वैल्यू आपको पता होगा कितना एसोसिएशन हो रहा है, और बीटा आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इसे बनाया गया। इट्स मोलर मास फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज फाउंड टू बी 25 ग्राम पर मोल। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से ना मोलर मास निकाला NaOH का, हमें मिला 25 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaOH। हमें एटॉमिक मास दिया सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। अब ना परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए हमें वेन हॉफ फैक्टर पता होना चाहिए, और जो वेन हॉफ फैक्टर है I है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास NaOH का क्या होता है, हम सोडियम का लिखेंगे, मास दिया हुआ 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल। बट जब हमने कैलकुलेशन किया ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, तो हमें मोलर मास मिला 25 ग्राम पर मोल, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। तो I का वैल्यू होगा 40 डिवाइड बाय 25, तो I का वैल्यू हमें मिल गया 1.6। अब जो I का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के केस में जो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा होता है, ठीक है। जो n है ये हमें बताता है कि कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो NaOH में 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, एक Na एक OH नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू 2। हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। I दिया 1.6, 1 + 2 - 1 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1.6 - 1, तो अल्फा हमें मिल गया 0.6। तो अल्फा 0.6 मिल गया, बट हमें परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 60%। आई होप आपको इस चैप्टर का 1 शॉट समझ आया हो। 1 शॉट के बाद ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो।